विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021 का पार्ट 2 अचानक से क्रैश हो गया था। और टॉपिक जो कवर कर रहा था वो सिविल सोसाइटी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर बन रही हैं वो कहीं ना कहीं मोनोपोली स्टेट के अलावा जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी खत्म कर रही हैं, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट नंबर 3 बात करेंगे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 का। 25 साल हो गए हैं पूरे, यूपीएससी के लिए हो गया है इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब 25, 50, 100 ऐसे कुछ होता है तो फिर यूपीएससी वहां पर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करता है इन ऑर्डर टू एग्जामाइन द कंडीशन, और इतने सालों में क्या हुआ उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, आर्टिकल 243M ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो है फ्रॉम पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से उनको एग्जेम्प्ट करता है। बेसिकली आपको पता है कि जो पंचायत वाले आर्टिकल हैं वो 243 के अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं, अपेंडेजेस में देखने को मिलते हैं, ABCDEF इस तरीके से आर्टिकल हैं। तो वहाँ पे बात ये है कि फिफ्थ शेड्यूल जो एरिया हैं आपके, फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो हैं वहाँ पर जो आपके पंचायती राज और ये पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो नहीं अप्लाई होंगे, देयर इज अ काइंड ऑफ एग्जेम्पशन। इसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन था, तो इस वजह से रिकमेंडेशन आई थी दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की, और वहाँ पर 1996 में आपको पता है 1992 के आसपास पंचायती राज और ये सारा चीज़ें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था। तो बाद में आप समझ सकते हो कि 1996 में 4 साल बाद दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने बोला कि ऐसा इनको भी ट्राइबल एरियाज को भी एम्पावरमेंट करने के लिए इनको भी PRI और ये सारी चीज़ों में लाना चाहिए। तो इसी वजह से पेशा कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है, यू कैन यूज इट, कोट इट एंड राइट इट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ योर आंसर्स रिलेटेड टू दिस थिंग। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एज इट एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज दैट इज पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द फिफ्थ शेड्यूल एरिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जा रहा है। और बाकी आपको पता है कि अंडर द क्लॉज 1 ऑफ 244 विद इन द रिसेंट मॉडिफिकेशन विद इन द सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके अलावा जो आपके 244 या जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं वो आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। इट रिकॉग्नाइजेस, अब बेसिक क्या होता है जब पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया आता है तो यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है ग्राम सभा को और कम्युनिटी को इन द एरिया टू डायरेक्ट द अथॉरिटी। तो यहाँ पे ग्राम सभा जो है वो यहाँ पे उसके पास पावर और अथॉरिटी आ जाती है, पंचायत जो है वो एम्पावर हो जाती हैं। द नोडल मिनिस्ट्री बिहाइंड ऑल दिस, पेशा एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। रिसेंटली 2021 के यूपीएससी CSE प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपका ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। सिमिलरली इसी एंगल पर आप यहाँ पर भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी नहीं है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी नहीं है। याद रखना ये चीज कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्रोविजंस क्या है पेशा के, आपने लक्ष्मीकांत से ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसी को एक बार रिवाइज करना है। बेसिकली क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पेशा जो है वो लाया गया, ऑल द स्टेट पंचायती राज एक्ट फॉर द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। तो ये जो आपको लोकल सेल्फ गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए अगर बेसिकली क्या लाया गया, वो लाया गया था आपका 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल एरिया में उनको लाने के लिए क्या किया गया, पेशा लाया गया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो भी स्टेट्स ऑन पंचायती राज विल बी कंफर्मेटिव विद द कस्टमरी लॉ। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें आपके बेसिक से पता होनी चाहिए, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ी होनी चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर में उन चीज़ों को पढ़ने कोई सेंस नहीं है। आई होप आपको ये पहले से पता है। तो सिंपल सा आपको पता है कि ग्राम सभा को एम्पावर करता है, इसके अलावा जो ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर, सोशल, रिलीजियस प्रैक्टिस हैं उन सबको यहाँ पे प्रमोट करता है। वहाँ पे कोई भी यहाँ पे इशू, उनके कंट्राडिक्शन में चीज़ें नहीं जाती हैं, उनको ऊपरी या मान्यता दी जाती है जब भी कोई पॉलिसी वगैरह बनती है। इसके अलावा ये आपका ट्राइबल एम्पावरमेंट भी करता है, ग्राम सभा का एम्पावरमेंट भी करता है, रिजर्वेशन के थ्रू SC ST इन सब का भी एम्पावरमेंट करता है। तो बहुत सारा एम्पावरमेंट कह सकते हो
हो कि एम्पावरमेंट ओवरलोड हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई पैसा क्या है, पैसा एम्पावरमेंट करता है। एक वर्ड में अगर पैसा याद रखना हो तो यू कैन रिलेट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट ग्राम सभा का, एम्पावरमेंट ट्राइबल्स का, एम्पावरमेंट SC STs इन सब कम्युनिटीज का बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। तो ऐसे 4 पॉइंट याद हो गए। इसके अलावा जो ट्रेडिशन कल्चर इन सबको लाता है तो दैट्स अगेन यू कैन से कल्चरल और सोशियो कल्चरल एम्पावरमेंट। तो ऐसे करके पूरा याद करने नहीं बैठ जाया करोगे प्रोविजंस हैं अब रट्टा मारने बैठ गए, क्योंकि रट नहीं पाओगे। UPSC CSE एक समंदर है। तो उसको याद करने का तरीका यही है कि एक वर्ड में एक पूरा कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करो। अगर 2 वर्ड में कर सकते हो तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बनाओ कि जैसे डिमांड साइड सप्लाई साइड से आप याद रख सकते हो। कभी आप इंटरनल एक्सटर्नल यूज करके याद रख सकते हो कि कुछ चीज़ें इंटरनल हैं कुछ चीज़ें एक्सटर्नल है। कभी आप स्टेक होल्डर अप्रोच लगा के याद रख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल एम्पावरमेंट वर्ड याद रखो और सारी चीजें याद हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है? वही सिग्निफिकेंस है जो एम्पावरमेंट करता है। तो ग्राम सभा का एम्पावरमेंट करता है वो सिग्निफिकेंस है। ट्राइबल का एम्पावरमेंट यानी ट्राइबल इंटीग्रेशन। ट्राइबल्स को जब एम्पावर करोगे तो एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स के टाइम से नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है उसको काउंटर कर पाओगे, उनको फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट करा पाओगे। दैट इज द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि एनवायरमेंट का एम्पावरमेंट है ना। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। बिकॉज व्हाट हैपन कि यहाँ पर जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्राम सभा को जब एम्पावर किया जाता है तो वो लोग वहाँ पे परमिशन उनकी चाहिए होती है, और जब परमिशन चाहिए होती है तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जैसे कालाहांडी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में ये एक बॉक्साइट माइनिंग की परमिशन मांगी गई ग्राम सभा, तो ग्राम सभा ने इसको मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इससे माइनिंग वगैरह रुक गई। तो एक तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द ग्राम सभा। और ग्राम सभा अगर होगी तो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। लोकलाइज्ड जब चीज़ें होंगी तो ऐसा होगा। इवन नीति आयोग ने भी बोला कि दैट वी नीड टू हैव द लोकलाइज्ड SDG गोल्स सो दैट ये जो लोकल लेवल पे चीज़ें हैं उस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो सके, पॉलिसी बन सके, और जो GPDP बनती हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वो सब चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, उनमें SDG कैसे लाया जा सके। बिकॉज ग्राउंड लेवल से चीज़ें जब बॉटम अप अप्रोच के थ्रू होती हैं उसका मजा ही कुछ और होता है। सेफगार्ड ट्राइबल इंटरेस्ट एंड राइट मैंने बता दिया पहले ही। लिमिटेशन ऑफ पेशा एक्ट, लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले पेशा रूल्स। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो अभी तक इन्होंने रूल्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अनफेयर मीन्स फॉर बाईपासिंग द लॉ। तो यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, तो अलग अलग अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हुए लॉ को बाईपास किया जाता है। तो कह सकते हो कहीं रूल नहीं बने। इसको याद कैसे करोगे? तो ऐसे याद क्या करो, समझा करो चीज़ों का कि विजन IAS के जिस किसी ने भी ये मैगजीन लिखी है वो क्या सोच के लिखी है ना। हर चीज़ याद नहीं करनी है। देखो रूल्स नहीं है तो कहीं कहीं रूल्स नहीं है, कहीं कहीं रूल्स तो हैं लेकिन रूल्स को बाईपास किया जा रहा है, यानी कि रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो आप ये सब चीजें याद नहीं रखोगे। लिमिटेशन में रूल्स नहीं है, ये नहीं है। सिंपल याद रखो कि रूल का फॉर्मुलेशन नहीं है, रूल का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कहीं तो है ही नहीं और जहां है वहां बाईपास किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, द अथॉरिटी डिसाइडेड टू एक्वायर लैंड यूजिंग द कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957। ऐसे ही कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं सही से होता है, ठीक है। इसके अलावा अलग से भी लिख दिया पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। पेशा जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हाईलाइट किया कि पुअर इंप्लीमेंटेशन है। तो ये जनरल कह सकते हो, ये बाईपास कह सकते हो। दोनों को अगर आपके पास वर्ड्स कम है तो दोनों को एक हेडिंग, एक इंप्लीमेंटेशन वाली हेडिंग के अंदर दोनों सब हेडिंग या सब पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ठीक नहीं है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में जो पेशा है उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, या किसी और एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करके पेशा को बाईपास किया जा रहा है। तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर 2 पॉइंट हो गए। इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, रिकॉल करो मैंने क्या बताया था 1992 में जब पंचायती राज बना था, तब 1992 में एग्जेम्प्ट कर दिया गया था 243M के थ्रू ये जो 5th शेड्यूल के एरियाज है। बाद में 1996 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी आई थी और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया था। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन पर जाओगे तो उन्होंने पेशा के साथ मेसा भी बोला था। मेसा का मतलब जो म्युनिसिपल एरियाज हैं, तो वो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वहाँ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है।
इसके अलावा मैंने ऊपर बताया प्रॉब्लम में क्या है, रूल नहीं बने तो रूल बनाओ, फॉर्मुलेट करो, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे तो इम्प्लीमेंट करो, बाईपास हो रहे थे तो बाईपास नहीं होना चाहिए, लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन लेकर आओ, है ना। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करो, फंड की जरूरत हो तो फंड बनाओ, और ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट के कुछ मॉडल बनाओ ताकि उनका रेप्लिका, उनको रेप्लिकेट किया जा सके। जो मॉडल्स होते हैं, दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल, ऐसे ही ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, सो दैट हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट और एक जगह से दूसरे जगह पर इंप्लीमेंट कर सकें। दिस इज इट फॉर दिस आर्टिकल। आई होप बिल्कुल अच्छे से लिमिटेशन कैसे लिखोगे, कैसे याद करोगे, कैसे एम्पावरमेंट का वर्ड यूज करते हुए ट्राइबल एम्पावरमेंट, इनका एम्पावरमेंट, उनका एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट का एम्पावरमेंट, इस तरीके से आप याद करोगे। आई होप पूरा आर्टिकल भी याद हो गया होगा, एक बार और देख लेना, पूरा रट जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उसको ट्राइबल एरिया में अभी लाना चाहते हैं, सो दैट ट्राइबल का एम्पावरमेंट हो, एनवायरमेंट का एम्पावरमेंट हो, ग्राम सभा का एम्पावरमेंट हो, लोगों का एम्पावरमेंट हो, सोशियो कल्चरल एम्पावरमेंट हो। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो कि सर्विस डिलीवरी में भी पंचायत का एक इंपॉर्टेंट रोल है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाई पंचायत इसको साइन किया। ठीक है, तो मैसूरू डिक्लेरेशन क्या है, 16 स्टेट्स ने इसको साइन किया टू रोल आउट द कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत। तो कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी, जैसे आप पढ़ते हो कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोalition बनता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है, ऐसे ही कॉमन मिनिमम भी होनी चाहिए, कॉमन भी जो सर्विसेज हैं पंचायत के उसको यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि भाई इतनी मिनिमम, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि मिनिमम इतना तो देना ही है हर किसान को। ठीक है, तो ऐसे ही मिनिमम यहाँ पे है और उसको कॉमन भी करना है ना, कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी, मतलब एक एटलीस्ट इतना तो बनता है बॉस। तो उस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो है, तो ये है। और इसमें जो कॉमन मिनिमम है, इसमें कॉमन मिनिमम में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज किया है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। तो जो कॉमन मिनिमम की बात कर रहे हो, जैसे मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जब कोलिशन बनता है, गठबंधन होता है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो लोग बनाते हैं। मतलब मान लो पार्टी ए का मैनिफेस्टो कुछ और कह रहा था, बी का कुछ और कह रहा था, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर एक पहले से बता देंगे कि भाई ओवरऑल हमारा मैनिफेस्टो ये है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ऐसे ही जब पंचायत बनेगी तो कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी यहां पे वो लोग बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो तो है नहीं जो आप उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी हुई हैं इसी डिक्लेरेशन में। पहली डिक्लेरेशन में ये है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज होंगी, ठीक है, होंगी मतलब। इसके अलावा प्रोवाइडेड बाय द पंचायती एज द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिसिटी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये सेकंड ARC में लिखा हुआ है कि जो सिटीजन या जो आपका कस्टमर होता है वो आपके बिजनेस, जैसे मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो तो वो आपके बिजनेस में हर्डल नहीं है कि भाई ये आ गया अभी ये और बीच में आ गया, अरे 4 आज तो यार भीड़ ही भीड़ हो गई। वो आपके बिजनेस में हर्डल नहीं है, वो आपके बिजनेस का कॉज है। आप बैठे ही दुकान खोल के इसलिए हो ताकि वो लोग आए। अगर वो लोग आ रहे हैं और आप सोच रहे हो यार आज बहुत भीड़ हो गई, फालतू में दिमाग खराब कर रखा है, सो दैट थिंग इज रॉन्ग। सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई IAS, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई एडमिनिस्ट्रेटर कहीं बैठा हुआ है, सो जो लोग आ रहे हैं वो हर्डल नहीं है कि यार इतनी भीड़ हो गई, आज तो बहुत भीड़ हो गई। दैट दे आर नॉट हर्डल, दे आर द कॉज ऑफ देयर पोजीशन। उनकी सैलरी, उनकी जॉब इसीलिए है ताकि वो उन सबकी सेवा करें। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सिटीजन सेंट्रिसिटी। सिटीजन जो है वो सेंटर पे है हर चीज के। ठीक है, तो डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है सिटीजन सेंट्रिसिटी को और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिसिटी जब आती है तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है सिटीजन सेंट्रिसिटी, तो उसमें सारी चीजें, रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन और रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ आ जाता है। और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को ये प्रमोट करने के लिए यहाँ पे होगा, क्योंकि सर्विस डिलीवरी तभी कर पाओगे जब इंस्टीट्यूशन होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस डिक्लेरेशन।
तो ये मैसूरू डिक्लेरेशन हो गया। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो आप पढ़ते हो कि भाई पंचायत जो है वो क्यों सुटेबल हैं इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट करती हैं बिकॉज ऑफ ग्राम सभा का जो एंगल है। ग्राम सभा बनती है, वहां पे एडल्ट जो जितने भी 18+ होते हैं वो सारे लोग आते हैं एक साथ। सो दैट थिंग ब्रिंग्स दैट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन कैसे, एक तो रिजर्वेशन का तरीका एंगल आप समझो कि जब रिजर्वेशन मिलता है, जैसे मान लो 1/3 सीट्स रिजर्व है वीमेन के लिए, तो वो सोशल इंक्लूजन लेकर आती है। सेम गोज विद SC ST। तो रिजर्वेशन एक एंगल है जो आपको इसमें याद रखना है। इसके अलावा जैसे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, तो जो वीमेन पार्टिसिपेशन या जो भी हेल्थ है, जो भी मतलब सोशल सेक्टर वाले प्रोग्राम है हेल्थ एजुकेशन में, जैसे जो वैक्सीनेशन है या हेल्थ कैंप्स हैं, ये सारी चीजें सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी कैसे, क्योंकि जब इलेक्शन होगा अगर लोग वहीं पे लोकल होंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक इलेक्शन की वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है बिकॉज लोकल लेवल पर इलेक्शन हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि MP MLA का इलेक्शन होकर छोड़ दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे लोकल इलेक्शन भी है तो वो अकाउंटेबिलिटी लाता है इलेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल ऑडिट वगैरह ग्राम सभा करती हैं। जैसे मान लो MG नरेगा में सोशल ऑडिट मैंडेटरी है। सोशल ऑडिट क्या होता है, मेजरमेंट, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब करते हो किसी भी प्रोग्राम की, उसे बोलते हैं सोशल ऑडिट। ऑडिट का मतलब है कि कैसे उसको मेजर करना, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको समझना, उसको इंप्रूव करना, यही पूरे प्रोसेस को मेजरमेंट, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग, इंप्रूवमेंट, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सोशल ऑडिट। तो ये जब मैंडेटरी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सोशल ऑडिट से बहुत सारे स्कैम और बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आ जाते हैं और इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है वोटर्स की, वहीं पर जो गांव के ही लोग, गांव के ही कोई व्यक्ति हैं जो आपके पंचायत के सरपंच हैं और वो सारी चीजें हैं, तो वहां से क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी टू वोटर्स, ठीक है, पास में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फिर गांव में रहते हो डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी फिर एक MLA होंगे, MP होंगे वगैरह वगैरह, दूरी नहीं है, पास है। तो जितना पास है उतना अच्छा है, ठीक है। इवन जो नीति आयोग है, मैंने ऊपर भी बताया था कि वो लोकलाइजिंग ऑफ SDG की बात कर रहा है, तो लोकलाइजिंग ताकि अच्छे से चीजें लोकल लेवल पर इंप्लीमेंट की जा सके। इसके अलावा बॉटम अप अप्रोच जो आप पढ़ते हो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट क्या होता है, ये कन्वर्जेंस लाता है सभी स्कीम्स में। तो जो भी 29 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पंचायत को दिए गए हैं, उन सब में आपका ग्राउंड लेवल पर प्लान बनेगा, तो वो आपका ओवरऑल हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी लाने में और इवन कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस लाने में, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी, तो पब्लिक डिस्क्लोजर जो चीज़ों का होता है फंड का रिगार्डिंग और एक्सेट्रास, तो ग्राम पंचायत को पता होता है कि भाई कितना फंड आया किसी स्कीम के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी आती है। इसके अलावा तो यहाँ पे ग्राम स्वराज अभियान टाइप की चीजें होती हैं। इससे क्या होता है कि एक्टिविटीज जो ग्राम पंचायत कर रहा है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आती है। तो ऊपर से ग्राम पंचायत के सामने ट्रांसपेरेंसी आ रही है और ट्रांसपेरेंसी ग्राम पंचायत से नीचे जो जनता है उनके पास भी जा रही है, बिकॉज उनकी एक्टिविटी, इवन ग्राम पंचायत भी ऐसा नहीं है कि एक बॉडी को एक मतलब सिस्टम को सुधारने के लिए दूसरा सिस्टम बनाया और वो दूसरा सिस्टम ही करप्ट हो गया, ऐसा नहीं है। सो दैट्स वाई ग्राम पंचायत यहाँ पे चीजें देखती है। इसके अलावा रोड ब्लॉक क्या है पंचायती राज के, रोड ब्लॉक आप सिंपल सा सबसे पॉपुलर रोड ब्लॉक है फंड फंक्शन फंक्शनरी FFF, ठीक है, 3F। तो फंड फंक्शन फंक्शनरी। अब आप कहोगे कि सर आप तो फंड फंक्शन फंक्शनरी बता रहे हो, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, ये तो विजन ने लिख दिया, हम इसको पढ़ेंगे फंक्शनरी, क्योंकि यहां लिखा है एब्सेंस ऑफ सेक्रेटेरियल सपोर्ट। तो इसका मतलब यही है कि भैया सेक्रेटेरियल सपोर्ट नहीं है, यानी कि फंक्शनरीज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज वाले बंदे बंदियां नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, सेक्रेटेरियल सपोर्ट नहीं है, यानी कि फंक्शनरीज की कमी है, ठीक है। इसके अलावा अब आप कहोगे फंड भी कहीं नहीं लिखा, ये वाले पॉइंट को फंड की तरह पढ़ो कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। 90% ऑफ द फंड्स दैट PRI हैंडल जो है वो किसी स्कीम से टाइड होता है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल जो स्कीम्स होती हैं, इसकी वजह से फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। ये तो एक एंगल हो गया। एक एंगल ये भी है कि कुछ सब्जेक्ट्स में जहां पे पंचायत को पावर भी है कि वो अपना टैक्स लगा सकती हैं, वो नहीं लगाती हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलिस्ट इकोनॉमी, पॉपुलिज्म, जो जनता को मतलब रिझाने वाली जो पॉलिसी होती है। अदरवाइज जनता कहेगी कि यार ये वाला सरपंच आया था, इसने ये टैक्स और ले लिया था, पैसे लेता था ये, तो वो दैट थिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। दैट्स वाई जिन पर पावर है वो यूज नहीं करते और ऊपर से पैसा आता नहीं है, वो टाइड होता है स्कीम से, तो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो फाइनेंशियल वाला फंड वाला पार्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा
ये आपका हो गया फंड और फंक्शनरी। अब फंक्शन तो अलग से लिखा हुआ है, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन डिवॉल्व फंक्शन। तो यहाँ पे सेकंड ईआरसी ने बोला है कि फंक्शनल जो एस्पेक्ट है उस पर भी काम होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि जो फंक्शंस हैं, जो आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी स्पेसिफिकली यहाँ पे सही से नहीं है। तो सेकंड ईआरसी ने बोला है एक्टिविटी मैपिंग होनी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट भी है ना, जो 29 सब्जेक्ट पंचायत को दिए गए हैं, वो किस लेवल को दिए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत को दिए जा रहे हैं, पंचायत समिति को दिए जा रहे हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव जो ऊपर उसके होती है पंचायत, जो जिला पंचायत, उसको दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को किसे दिए जा रहे हैं। एक्टिविटी मैपिंग शुड बी देयर। तो ये सारी चीजें फंक्शनल एस्पेक्ट में आती हैं। तो फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें कह सकते हो कि एलाइट कैप्चर, या कह सकते हो कि क्योंकि ये छोटे लेवल की बॉडी है तो इससे ऊपर वाली जो बॉडी है, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो यहाँ पे उनका उनके साथ कम, वो मतलब एक तरीके से वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं होता, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिसेंट्रलाइज द पावर। सिमिलरली अपर कास्ट के जो लोग हैं वो पूरा उसको कैप्चर कर लेते हैं। सो दैट थिंग यू कैन यूज एट द एलाइट कैप्चर। इसके अलावा अगर आप कहोगे कि हमने ऊपर पढ़ा था रिजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंगल होता है पंचायत में, लेकिन वहाँ पे प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब पंचायत पति का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। जैसे रिजर्वेशन है 1/3, तो जो वीमेन होती हैं उनका मतलब उनको बस एक एज अ प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव रख दिया जाता है, और वहाँ पे जो उनके पति होते हैं वो सारा चीज़ें देखते हैं। इवन जो पॉलिटिकल वेनर होते हैं, बाकी सारा जो काम है वो वही देखते हैं, बस नाम के लिए वीमेन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होती हैं। अगर आपने वेब सीरीज देखी है पंचायत तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप पढ़ सकते हो, केरला में क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, तो आप इसको एसेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मेजर्स नीडेड टू मेक लोकल गवर्नमेंट रियली इफेक्टिव इन सर्विस डिलीवरी। तो वही सब चीज़ें हैं कि भाई पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जो हमने पढ़ा के नहीं होता है वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और डिमार्केटेड रोल्स होने चाहिए। तो मैंने अभी जो चीज़ें बताई कि फंक्शन जो है तो वहाँ एक्टिविटी मैपिंग करो, सेकेंड ईआरसी ने बोला है कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन लेकर आओ। फंक्शनरीज नहीं है तो वहाँ पे अलग से फंक्शनरीज लाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना चाहिए। जैसे अभी स्वामित्व स्कीम वगैरह आई है तो उन सबको लिंक करना चाहिए पंचायती राज के डेवलपमेंट के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस न्यूज एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द अनदर आर्टिकल जिसका नाम है डिजिटल सोवेनिटी। आपने सुना होगा मुन्ना भैया और कालीन भैया का एक डायलॉग मिर्जापुर मूवी में, वेब सीरीज में। वहां पर कहा जाता है कि गद्दी पर कोई भी बैठे नियम हमेशा सेम रहेंगे। ये जो नियम हैं ये सेम रहने चाहिए, चाहे कोई भी एमएनसी कितनी भी बड़ी किसी भी देश में आ जाए। सेम अप्लाइज ऑन द नेशन। तो यहाँ पे सिडनी डायलॉग में मोदी जी ने भी यही चीज बोली कि डिजिटल एज जो है वो यहाँ पे न्यू क्वेश्चन जो है सोवेनिटी पर लगा रही है, लेकर सामने आ रही है। तो ये सेम रहना चाहिए, सोवेनिटी कभी भी नहीं बदलनी चाहिए, चाहे मोदी जी सीएम पीएम रहें या कोई और पीएम हो। सोवेनिटी क्योंकि किसी भी स्टेट की एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। सोवेनिटी का मतलब है कि उसके पास, स्टेट के पास पावर है कि क्या वो करना चाहते हैं, एक मतलब ऑटोनमी टाइप की चीज। सो दैट्स वाई सोवेनिटी इज इंपॉर्टेंट। तो मिर्जापुर की गद्दी पर कोई भी बैठे, सोवेनिटी हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। सो उस एंगल को समझते हुए मोदी जी ने भी ऐसा ही कुछ बोला। द कॉन्टेक्स्ट इज कि डिजिटल सोवेनिटी क्या है। डिजिटल सोवेनिटी इज राइट ऑफ द स्टेट टू गवर्न इट्स नेटवर्क। आप इवन साइबर सिक्योरिटी की अगर डेफिनेशन देखोगे इन द आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें अगर साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखोगे तो वो भी यही कहती है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन जो है आपका किसका, सिस्टम, इंफॉर्मेशन और नेटवर्क। एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है और ऐसे पूरे सिस्टम का एक नेटवर्क है। इन सब चीजों का जब हम प्रोटेक्शन करते हैं किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूज से, मॉडिफिकेशन से, डिसरप्शन से, डिस्टॉर्शन से और कुछ भी डिनाइंग से, कुछ भी मतलब ऐसे कोई भी अलग गलत चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हो किसी भी सिस्टम, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क को, उसे हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द आईटी एक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी समझो कि डिजिटल सोवेनिटी भी यही है एक तरीके से, मतलब वो साइबर सिक्योरिटी नहीं, लेकिन डिजिटल सोवेनिटी का मतलब है कि जो स्टेट है उसके पास राइट है टू गवर्न इट्स नेटवर्क। यानी स्टेट के पास एक सोवेनिटी, एक अधिकार है, एक पावर है, एक अथॉरिटी है कि दे कैन गवर्न इट्स नेटवर्क। अपने हिसाब से अपने नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, अपने नेटवर्क अपने कंट्री में जो भी है। जैसे मान लो एक होता है टेरिटोरियल सोवेनिटी, जब जम्मू कश्मीर का मामला आता है, कोई भी चाइना कहीं पर अंदर घुसा आता है तो हम कहते हैं कि हमारी टेरिटोरियल सोवेनिटी खतरे में है, यानी
एक कह सकते हो हमारी वो टेरिटरी है, उसके अंदर हमारी सोवेनिटी है, हमारा अधिकार है, हमारी पावर है, हमारी अथॉरिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही डिजिटल सोवेनिटी क्या है कि हमारे जो नेटवर्क हैं, हमारे अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो भी नेटवर्क हैं, टावर हैं, सिस्टम है, इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क है, वो सारे के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के जहां तक इंडिया का बॉर्डर है वहां तक हमारी सोवेनिटी है, वहां पर हमारी पावर है, इसको कहते हैं टेरिटोरियल सोवेनिटी। तो जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो जब जम्मू एंड कश्मीर वाले जो पीओके से निकलता है तो हम कहते हैं हमारी टेरिटोरियल सोवेनिटी यहाँ पे खतरे में है। ऐसे ही जब ये हो रहा है डिजिटल सोवेनिटी का मतलब है कि हमारे जो सिस्टम इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। अगर वहां पर कोई और इंटरफेरेंस कर रहा है तो हम कहेंगे हमारी डिजिटल सोवेनिटी खतरे में, और वही चीज मोदी जी सिडनी डायलॉग में बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने नेटवर्क सिस्टम इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करे फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि खुद ही वो पेगासस ले आए, ऐसा नहीं कर सकते। तो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट वो सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। विच आर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉमर्स एक्सेट्रा, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कॉमर्स कहां से आ गया? क्योंकि कॉमर्स भी एक कह सकते हो नेशनल इंटरेस्ट आता है। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर वंस ओन डिजिटल डेस्टिनी। डिजिटल डेस्टिनी पर कंट्रोल, इसी को कहते हैं आपका डिजिटल सोवेनिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी गुस्सा चला रहा है, सो दैट थिंग शुड नॉट बी देयर। तो डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आप भूल जाओ डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर सिस्टम इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उसमें सब आ जाएगा। उन चीजों को यहाँ पे कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए, डिजिटल डेस्टिनी पे कंट्रोल होना चाहिए। ये हाईलाइटेड वाली चीजें बस आपको याद रखनी है, बाकी आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। इसके अलावा जो आपका, आप समझो इसका कॉन्टेक्स्ट, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर के लोग हमारे जो डिजिटल सोवेनिटी है उसको अटैक कर रहे हैं। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो है नहीं जो हम ये कहें कि हमारी टेरिटोरियल सोवेनिटी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से हर्ट हो रही है बिकॉज वो पीओके से निकल रहा है। यहाँ वो तो एंगल है नहीं, यहाँ डिजिटल सोवेनिटी है। डिजिटल सोवेनिटी दिखती तो नहीं है, लेकिन आप समझो इसको कि जो डोमिनेशन है अमेरिकन और चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनीज का, उसकी वजह से हमारी डिजिटल सोवेनिटी खतरे में। आई होप यू आर गेटिंग। और वही चीज मोदी जी यहाँ पे बोल रहे हैं, नॉट डायरेक्टली, ऐसा नहीं कह रहे कि हमारी इंडिया की खाली बात नहीं कर रहे, वो जनरल बोल रहे हैं कि डिजिटल एज में ये जो डिजिटल सोवेनिटी ऑफ द कंट्रीज है वो खतरे में। आई होप यू आर गेटिंग। खतरे में नहीं मतलब इन द सेंस कि दैट इज अंडर द ट्रबल। आई होप आप बिल्कुल डेप्थ में समझ गए होंगे कि क्या है डिजिटल सोवेनिटी और ये जो सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल सोवेनिटी के। लगा दो यहाँ पे एक अप्रोच, मतलब जो आप पढ़ते हो पेस्टल एनालिसिस। सबसे पहले इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो हमारी है अलग अलग, मतलब क्योंकि डिजिटल, इससे क्या होगा, ये सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल सोवेनिटी। अगर डिजिटल सोवेनिटी, अगर एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमारी क्रिएट होती जा रही है इन कंट्रीज पर, अमेरिका चाइना की जो एमएनसीज हैं, जैसे मान लो ट्विटर है या फेसबुक है, तो वो उनका गवर्नमेंट से जब कन्फ्लिक्ट चलता है तो वो एक तरीके का डिजिटल सोवेनिटी को हर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डिजिटल इंपीरियलिज्म और डिजिटल कोलोनियलिज्म डेवलप हो रहा है एक तरीके का, है ना। ये कीवर्ड्स आप ड्रॉप कर सकते हो कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है। जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आके हमें उसने गुलाम बनाया था, कोलोनियलिज्म में यहाँ पर थोपा था, ऐसे ये डिजिटल वाली जो एमएनसीज हैं ये डिजिटल कोलोनियलिज्म और डिजिटल इंपीरियलिज्म यहाँ पे लेकर आ रही हैं। जैसे गाफा हो गया, गाफा का मतलब है गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, और नाटू का मतलब है नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, टेस्ला एंड उबर। तो ये हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक डिपेंडेंस जब बनता है तो उसके बाद फिर आप बाकी चीजों में भी कुछ नहीं कर पाते, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो जैसे कोलोनियलिज्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, पहले इकोनॉमी पर कंट्रोल किया था, बाद में सब खत्म हो गया था, ऐसे ये कंट्रीज ये एमएनसीज कर रही हैं। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी एआई और इन्हीं सब का फ्यूचर है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, तो वहां पर भी है। इसके अलावा डेटा जो है, क्योंकि डेटा जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए डेटा पर, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल एज पर द इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 का था, वहां पर उन्होंने बोला था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द नेशनल रिसोर्स। सो दैट्स वाई डेटा का कैसे यूज करना है वो सब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ द नेशन पर छोड़ देना चाहिए, तो वो चीज है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंगल भी यूज कर सकते हो कि जब ऐसा सब होगा तो पर्सनल डेटा बाहर स्टोर हो रहा है तो उससे सिक्योरिटी वगैरह भी खतरे में आ जाती है। इसके अलावा सिटीजन बिहेवियर, मतलब सिटीजन बिहेवियर जैसे मान लो फेसबुक का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ था कि भाई सिटीजन्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी बन जाएगी एलीट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जिसके पास डेटा होगा वो अच्छे से मैनिपुलेट करके वोट जो है वो ले पाएगा। सो दैट इज अगेन गोइंग टू, यू कैन से पॉलिटिकल एंगल भी कह सकते हो, या सिटीजन का जो बिहेवियरल एंगल है उससे भी उसे समझ सकते हो। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस डिजिटल सोवेनिटी में ये है, सबसे पहले कोई रूल नहीं है, जैसे पेसा का रूल नहीं था ऐसे यहाँ पे भी कोई रूल नहीं है, क्योंकि WTO का जो लीगल आर्किटेक्चर है ट्रेड का वो सिर्फ
वो ट्रेडिशनल है, अभी प्री इंटरनेट एरा का बना हुआ है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द चैलेंज नंबर 1 कि रूल नहीं है। इसके अलावा ट्रांसनेशनल का जो प्रिंसिपल है, यानी मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टी स्टेक होल्डर है ही नहीं। अमेरिका में कह सकते हो अमेरिकन इंटरनेट गवर्नेंस है, ऐसा कुछ समझ सकते हो, मतलब लाइटर नोट पे। ये यूज़ नहीं करना आंसर राइटिंग में, बट आप समझ सकते हो कि भाई अमेरिकन और यही सब सिलिकॉन वैली इंटरनेट गवर्नेंस है इंडिया, मतलब हर जगह है ना। तो सिलिकॉन वैली और ये सब चीज़ें हैं। सो दैट्स वाई मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है, ट्रांसनेशनलिज्म प्रिंसिपल लाने की ज़रूरत है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। और यूपीएससी का कुछ पता नहीं, प्री में ये ऐसी चीज़ें पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म क्या होता है। वैसे तो जनरल कॉमन सेंस है, लेकिन बट यस यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि भाई मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे चैलेंज है, मतलब इसको यहाँ पे डील करने की जरूरत है। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि भाई डेटा है, डेटा अगर मिसयूज होगा तो लिबरल डेमोक्रेसी के वो अगेंस्ट है। मैनिपुलेशन हो रहा है, अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका से सिटीजन बिहेवियर को मैनिपुलेट करके वोट लेकर एलाइट डेमोक्रेसी बनाई जा रही है, तो वो सब चीज़ें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ऑब्वियसली। इसके अलावा ये तो हो गया पॉलिटिकल एंगल। अब इकोनॉमिक एंगल क्या है कि ट्रेड बैरियर जो है वो यहाँ पे ट्रेड बैरियर की तरह भी ये चीज़ें एक्ट करती हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा कैसे उसको सॉल्व करना है इश्यूज को। कोई नया इशू है तो क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, लोगों को एम्पावर करना है, इंगेज करना है इंटरनेशनली सभी ऑर्गेनाइजेशन रीजन को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई, एम्पावर, इंगेज, कम्युनिकेशन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। मतलब कोई भी, मतलब आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो किसी भी केस स्टडी में, बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिडनी डायलॉग मैंने यहाँ नहीं बताया। सिडनी डायलॉग क्या है? सिडनी डायलॉग क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसका इनिशिएटिव है। जैसे इंडिया में नीति आयोग थिंक टैंक है, ऐसे ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिशियन, बिजनेस और गवर्नमेंट के लोग आते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनका अपॉर्चुनिटीज़ हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और मोदी जी ने यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन बताए और इनको याद रख सकते हो, डिजिटल सिट, डिजिटल SIT, ठीक है। तो डिजिटल से 2 पॉइंट है। इन्होंने बोला यहाँ पे कि एक इंडिया में क्या मतलब चेंज आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन आ रहे हैं, तो डिजिटल सिट आ रहा है ना, ऐसे याद रख सकते हो। डिजिटल सिट मतलब बैठ जाओ वाला सिट, SIT, ठीक है। तो डिजिटल SIT करके याद रख सकते हो। डिजिटल में 2 पॉइंट है। पहला है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो 2 पॉइंट हो गए डिजिटल वाले जो मोदी जी ने बोले। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस के अंदर आपका सारा इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, DBT, आधार, जनधन, आधार मोबाइल, ये सारा चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। NPCI के जो भी इनिशिएटिव है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस और डिजिटल इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो इस तरीके से आपके डिजिटल हो गए। फिर SIT, एस का मतलब हो जाएगा आपका कहाँ गया इसका मतलब, स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया का जो है वो 3rd लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे ने भी कवर की थी कि कैसे ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में डेवलप हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब एस का मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसके अलावा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा और मोस्ट एक्सटेंसिव इंडिया में है पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड T फॉर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, और वो भी कैसी वाली, इंडिजीनस टेलीफोन टेक्नोलॉजी लाइक 5G एंड 6G। तो ये भी एक है, हम मतलब चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है 6G के लिए, 5G के लिए। सो दैट इज देयर इंडिजीनस टेक्नोलॉजी। सो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, सो डिजिटल के अंदर गवर्नेंस और आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये वाला इंडस्ट्री सर्विस वाला। फिर SIT, एस का मतलब, I का मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, T का मतलब टेलीकॉम वाले में इंडिजीनस सेक्टर, और S का मतलब स्टार्टअप। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर 5 पॉइंट्स सो दैट आप अपने एग्जाम में कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। डेटा नेशनल रिसोर्स है, मैंने पहले ही बता दिया, डेटा न्यू ऑयल है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला था। दिस इज इट, आई होप यू आर गेटिंग। बाकी इंडिया और डिजिटल सोवेनिटी, ये सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी हैं। स्टेप्स टेकन, तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में, दैट सीक्स टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा एक्सेट्रा। RBI भी लेकर आया था अपने डायरेक्शन फॉर द यू कैन से लोकलाइजेशन ऑफ डेटा इन सो फार एज द बैंकिंग सेक्टर एंड NBFC एक्सेट्रा आर कंसर्न। तो इस तरीके से RBI गाइडलाइन भी है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है। इसके अलावा एक कमेटी भी बनी थी, है ना, उस कमेटी का नाम जो है वो याद नहीं आ रहा, कमेंट में बता देना। दिस इज इट फॉर द डे। और इसके साथ हमने पॉलिटी पढ़ ली। इसके अलावा 2 आर्टिकल और हैं यहाँ पे
जो आपके और पॉलिटीज हैं। पहला सिंपल सा ये है कि भाई सीबीआई और ईडी का जो टेन्योर है वो पहले 2 साल होता था, अब गवर्नमेंट ने उसको अप टू 5 कर दिया, सीधा 5 नहीं किया, 2 के बाद 3 बार क्या होगा, वो होगा क्या बोलते हैं उसे, रिन्यूअल। ठीक है, गवर्नमेंट चाहेगी तो एक्सटेंड करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे खतरा आ गया किसका, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट, है ना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के हिसाब से काम करोगे तो एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं। बाकी हम नहीं जानते क्यों ऐसा किया गया है। और इसके अलावा ये किया कैसे गया है, देखो सीबीआई वाले के लिए किया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को अमेंड किया गया, और जो ईडी के लिए सीबीसी एक्ट को 2003 को क्या किया गया, अमेंड किया गया। तो याद रखना सीबीआई को सीबीआई एक्ट से नहीं किया गया, ये डीएस एंड डीपीईएस, ये जो भी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डीएसपीईए, इसको अमेंड किया गया, और सीबीसी को किया गया। किसको किया गया वो याद रखना, सीबीआई एक्ट कुछ ऐसा नहीं है, सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू काम करती है। और आंध्र प्रदेश असेंबली ने बिल पास किया टू रिपील द कैपिटल, 3 कैपिटल की जो बात हुई थी, कब याद रखना, कब मतलब कब आओगे अतिथि, तुम कब जाओगे, है ना, कब। तो KAV, तो K स्टैंड्स फॉर कर्नूल, A स्टैंड्स फॉर अमरावती, V स्टैंड्स फॉर विशाखापट्टनम। अगर कोई पूछ दे कि ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट बताओ, तो ऐसा मतलब ईस्ट वेस्ट नहीं, वेस्ट ईस्ट अलाइनमेंट बताओ, तो कब रहेगा। अगर कोई पूछ दे बॉटम से टॉप की तरफ बताओ, तो भी कब रहेगा। याद रखना कब ऐसा चाहे ऐसा, तो ऐसे एंगल में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। बाकी क्या है कि अलग अलग सेंट्रल मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल इसको बना रहे थे अमरावती को, एग्जीक्यूटिव बना रहे थे विशाखापट्टनम को, कर्नूल को बना रहे थे जुडिशियल कैपिटल। वैसे अलग अलग स्टेट्स में ऐसा तो है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक जगह होती है और जुडिशियल आपकी अलग जगह होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद मतलब जैसे यूपी की जो जुडिशरी है वो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन जो आपका ये चीजें हैं वो आपकी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव लखनऊ में है, कैपिटल में, सेंट्रल मतलब जो कैपिटल है, लेकिन जुडिशियरी अलग जगह है, इसलिए हम कह सकते हैं जुडिशियल कैपिटल अलग जगह है। ऐसा बहुत जगह है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह ऐसा कहीं नहीं है। सो दिस इज द थिंग। और इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट फेवर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है। फेवर में ये है कि वही डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होगा, जहाँ जहाँ मतलब ये कैपिटल बनेगी वहाँ वहाँ ज़्यादा मतलब एक डेवलपमेंट रहेगा, है ना, समझ रहे हो कि जैसे मान लो दिल्ली में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज पता नहीं कब कहाँ कौन आ जाए, है ना, इतने बड़े बड़े सारे मतलब जो सेक्रेटरीज हैं और सारे लोग वहीं पर हैं, तो दैट्स वाई वो उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट हो जाता है, उसके आसपास अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे कोई मान लो कोई किसी BVIP की विजिट है कहीं पर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चीज़ें डेवलप होती हैं, करनी पड़ती हैं मजबूरी में, तो वैसा डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट हो जाएगा। फाइनेंशियल एफिशिएंट जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियली एफिशिएंट ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, कर्नूल और विशाखापट्टनम में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अमरावती को नया कैपिटल बनाएगा एपी का, तो वहाँ वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन सब का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फाइनेंशियल एफिशिएंट यूज हो जाएगा। इसके अलावा लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें, और प्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है वो भी हो पाएगा अच्छे से प्लान्ड वे में, क्योंकि आंध्र प्रदेश रिसेंटली वो डेवलप वाला, तेलंगाना अलग हो गया, तो एपी को थोड़ा डेवलप भी करना है जल्दी जल्दी, तो दैट्स वाई प्लान्ड अर्बनाइजेशन यहाँ पे होने की पूरी संभावना बन जाएगी। अगेंस्ट आर्टिकल, अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट ये है कि भाई कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में कोई वो नहीं है कि भाई सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही जाते हैं। एंड अगेन अगर ये ऐसा हो जाएगा, अगर अलग हो जाएगा, अगर विशाखापट्टनम और अमरावती अलग हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, जब पार्लियामेंट चल रहा होगा तो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे मान लो मोदी जी अभी पार्लियामेंट में बोलते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट की मीटिंग भी लेते हैं, तो अगर ये चीज़ें अगर अलग अलग हो जाएंगी, तो वहाँ के जो स्पेसिफिक मिनिस्टर होंगे आंध्र प्रदेश के, तो वो एक साथ दोनों का मतलब वो जो फाइल वगैरह का ट्रांसफर इधर से उधर होना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन हर्ट होगा। इसके अलावा लैक ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है वो लिंकिंग द ग्रोथ सेंटर्स, तो फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी उतना खर्चा भी करना पड़ेगा, सो ऑटोमेटिकली दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम में है, वहाँ पे साइक्लोन वगैरह भी आते रहते हैं, सो अगेन इट इज गोइंग टू ब्रिंग दैट सिक्योरिटी वाला डायमेंशन, कि भाई उसके लिए अलग से फिर मतलब ये साइक्लोन और वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन बढ़ने वाले हैं, सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से आपको ये न्यूज़ भी पढ़नी है, समझनी है और एनालाइज करनी है, लोकेशन को याद रखना है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट भी याद रखना है। दिस इज इट फॉर द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगले वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन। हाईलाइट कर लिया है, बस आपको वीडियो देना बाकी रह गया है। आई विल डू दैट थिंग एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और अगर GSB है तो भी यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक जो है हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन में। दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।